सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। ये कराची के लोगों की आवाज़ है और इस वक्त आपको कराची का हर तीसरा चौथा शहरी नहीं बल्कि कराची का हर शहरी तकरीबन इसी किस्म के गुस्से और दर्द का और तकलीफ का एहसास करता हुआ या उसका इजहार करता हुआ आपको मिलेगा। और कराची से ये जो लोड शेडिंग का सिलसिला है ये अब पाकिस्तान के बाकी इलाकों में और पंजाब तक तकरीबन फैल चुका है। कहीं दौरानिया कम है, कहीं दौरानिया ज़्यादा है। कराची में 12 से 15 घंटे तक दौरानिया जो है वो लोड शेडिंग का पहुंच चुका है। मुल्क में बिजली की जो मजमूई तलब है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 18,196 मेगावाट है, जबकि मुल्क में मजमूई पैदावार वो तकरीबन 22,000 मेगावाट है। यानी पैदावार ज़्यादा है और तलब कम है, तो उसूली तौर पर शॉर्टफॉल जो है वो नहीं होना चाहिए, शॉर्टफॉल सिफर है। इसके बावजूद फिर कराची में के इलेक्ट्रिक बिजली सप्लाई या उसकी फरहमी में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है। और इसका दौरानिया आप पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में और रावलपिंडी के अंदर भी बहुत सारे इलाकों से ये शिकायत आ रही है कि लोड शेडिंग जो है उसमें इजाफा हो रहा है। इसके अलावा आटे का निर्ख हुकूमत ने मुकर्रर किया, लेकिन हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्ख से ज़्यादा महंगा आटा दस्तयाब हो रहा है। हैदराबाद में सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 15 रोज़ से यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटा और चीनी सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। महंगा या सस्ता तो दरकिनार, दस्तयाब ही नहीं है। और इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार ये ऐलान कर चुके हैं कि हम यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए से जो प्राइसेस में कमी आई है, जो डे टू डे उस कमी का फ़ायदा हम आवाम को पहुंचाएंगे यूटिलिटी स्टोर्स के तवस्सुत से। यानी वो चीज़ें सस्ती दस्तयाब होंगी यूटिलिटी स्टोर्स पे। लेकिन हैदराबाद से ये तफसीलात आ रही है कि 15 रोज़ से यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी दस्तयाब ही नहीं है। तो ये जो गवर्नेंस के बुनियादी मसाइल हैं, बड़े बड़े ख्वाब जो इमरान खान साहब के, उनके लिए तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि वक्त कम है, इकॉनमी कमज़ोर है, माफिया इकट्ठा हो चुका हुआ है, इंटरनेशनल प्रेशर है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, कोरोना आ गया है। लेकिन ये जो बुनियादी गवर्नेंस के मसाइल हैं, इसके ऊपर इमरान खान साहब लोगों को क्या जवाब देंगे 2 साल के बाद। मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, 3 आपसे तारुफ करवाते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, इंतहाई खूबसूरत सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। आपका बहुत शुक्रिया सर। आमिर ज़ियाद साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। और सज्जाद मीर साहब, अगेन वेरी सीजनल एंड वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। सज्जाद मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर ज़ियाद, क्योंकि आप कराची में तो आप ही से आगाज़ करते हैं। सर, ये क्या हो रहा है, 12 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग पहुँच गई? तो आपने बड़ी तफसील से मेरे ख्याल में बिल्कुल सही आपने फरमाया कि इस मुल्क में जो है पैदावार बिजली की मतलब है उसमें कमी नहीं है। हमारे यहाँ मतलब है कि लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। के इलेक्ट्रिक का आपको अगर मसला समझना है मेरे अब्बास साहब, ये समझें कि इसका जो मेजर शेयर होल्डर है अबराज, वो लिक्विडेशन में गया हुआ है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो फैसले कर रहा है। अच्छा, क्योंकि आपको ये भी इल्म होगा कि शंघाई इलेक्ट्रिक से 4 साल पहले जो थी डील हो चुकी है इसको फरोख्त करने की, अबराज अपने शेयर बेचना चाह रहे हैं, उसके असना में वो लोग लिक्विडेशन में भी चले गए। तो उन्होंने किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो रोक दी है अपनी के इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जब वो पैसे ही खर्च नहीं कर रहे। अच्छा, उसके अलावा फिर जो आपने इस्लामी मसाइल की बात की वो बहुत अहम है कि फर्नेस ऑयल की इम्पोर्ट जो है जब मंगाना था हमारी हुकूमत वक्त पे नहीं मंगा सकी, LNG नहीं मंगा सकी। फिर उस पर अलमिया ये कि हब पावर का, हब्बों का जो प्लांट है बहुत ही करीब है, हमारे कराची के पास है, बलूचिस्तान के अंदर है हब में। अच्छा, लेकिन वहां से लेकर कराची को कनेक्ट करने के लिए कोई NTTC की लाइन नहीं है। तो कैपेसिटी फर्ज करें NTTC के सिस्टम में है, नेशनल ग्रिड में है अगर, तो उसको कराची लाने का भी एक प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे मैं समझता हूँ कि इंतजामी और स्ट्रक्चरल मसाइल है कि जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक जो है वो, और ये मैं वो दुख तो आप अपने इंट्रो में बता चुके कि 8 घंटे नहीं बिजली जा रही, बिजली नहीं है, 12 घंटे नहीं है, 14 घंटे नहीं है, वो मैं आपको नहीं दोहराऊंगा। अभी भी मुझे धड़का है कि कहीं खुदा ना खास्ता के दौरान न दिखे। तो सूरत हाल ये कि अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर कर रहा है और हुकूमत जो है इन चीजों को दुरुस्तगी के लिए फौरी तौर के ऊपर तो मुदाखलत नहीं कर रही है,
ये नहीं कि बहुत पेचीदा मसला है, जरा सी तवज्जो से ये मसले हल हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में फैसले नहीं हो सके थे और अब 22-23 माह जो है इमरान खान साहब से गुजर चुके हैं और हम लोग मुंतजिर हैं कि जी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसको किसी तरह से दूर किया जाए। जी अमीर। राइट शहजाद साहब, कराची इलेक्ट्रिक का जो भी मसला है या जो भी उनके अपने जिसको डोमेस्टिक इश्यूज उनके कह सकते हैं, तो क्या वो स्टेट से इतने बालातर हो गए हैं कि स्टेट उनको काबू में नहीं कर पा रही है? गुज़श्ता 8-10 साल से जब कराची में बिजली की सप्लाई का या बिजली की इंटरप्शन का मसला आता है तो कराची इलेक्ट्रिक का आता है। इसका मसला वंस एंड फॉर ऑल हल तो हुकूमत को करना होगा ना। इसमें दो चीज़ें और ऐड कर लीजिए, वो जो तो लिस्ट आपको आमिर ने बताई उसके साथ 2-3 चीज़ें और। ये कि कराची में या कुछ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में और पंजाब में भी यकीनन होगा ऐसी बात कि ऐसे लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, कुंडे डाले हुए हैं, कुंडे से बिजली लेते हैं और बिल नहीं पे करते। उसका बिल जो होता है वो फिर किसी और को देना पड़ता है और कीमतें यूँ बढ़ती रहती हैं और इलाकों के लोग उसको बिल करते हैं। एक चीज़ एक वक्त में याद रखिए, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से 2013 तक, उस वक्त के इलेक्ट्रिक या कराची वालों का जो बिल था पर यूनिट जो रेट था वो 4 से 4.5 रुपये कम होता था पंजाब के और बाकी मुल्क के लोगों से। और ये कहा जाता था कि जो बिजली वहाँ पे लूज़ हो रही है, यानी बिल नहीं पे हो रहे, लोगों ने कुंडे लगाए हुए हैं, लाइन लॉसेस हैं, वो सब का सब यहाँ पे आप पंजाब वाले लोग पे कर रहे थे या खैबर पख्तूनख्वा वाले, और ये खैबर पख्तूनख्वा था। तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। अब आपका बुनियादी सवाल कि क्या इतने मजबूत हो गए? नहीं, इतने मजबूत तो कभी भी नहीं होने चाहिए, रियासत को मजबूत होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर आपकी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, देखिए ये जिम्मेदारी इन दो के बीच में बटी हुई है। आपको याद होगा कि पिछले चंद सालों में, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर भी, तो सिंध वाले कह रहे थे कि उनको इजाज़त दी जाए वहाँ पर इंपोर्ट करके अपने पावर प्लांट्स लगाने को, गालिबन दे भी दी गई थी ताकि वो अपने तौर पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके और वहाँ पे पावर प्लांट लगा के बिजली की कमी को पूरा कर सके। लेकिन हैविंग सेड दैट एंड हैविंग डन दैट, जहाँ पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक पोलराइज्ड हों, एक जगह पे नहीं बैठ के काम कर रहे, एक तरह से किसी मामले को नहीं देख पा रहे, तो जो फिर बीच वाले लोग होते हैं जिसका के इलेक्ट्रिक है, दे हैव अ फील्ड डे। और सफ़र कौन करता है? वो आवाम सफ़र करते हैं। तो बुनियादी गलती और कमज़ोरी ये है कि ना वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को लेके चल पाई, ना उनको मकासद समझा पाई, ना उनको मिल के एज टीम प्लेयर उनसे काम ले पाई। इस वजह से आपको ये तमाम चीज़ें अधूरी नज़र आती हैं। वेरी ट्रू। सजाद मीर साहब, ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से उनका ताल्लुक, फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो शिकायत कर रहे हैं, ज़रा सुने। और वो शिकायत यानी सूबाई हुकूमत शिकायत कर रही है, वफाकी हुकूमत किसको शिकायत कर रही है? भाई आप ही दोनों हुकूमतें हैं, आप ही कहीं ना कहीं जवाब दें, तो शिकायत फिर किससे हो रही है? मुल्क के रेट के ऊपर बिजली चाहिए, लेकिन बिजली चाहिए। हमें हर साल ये कहा जाता रहा कि बिजली बहुत चोरी होती है, उसकी वजह से कंपनी नुकसान में जाती है। इस साल जब से गर्मी का मौसम आया है, अभी तक ये कंपनी कोई वजह नहीं बता सक रही कि अब लोड शेडिंग क्यों। बात यह कि उसके साथ साथ इन्होंने दे दबा के जो है वो ओवर बिलिंग की हुई। लोग बिल लेके जाते हैं, बिल को काट के सही करते हैं, अगले महीने फिर वही आया हो। जी सजाद मीर साहब, हल निकालना चाहिए था ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसको आगाह कर रहे हैं? आगाह करना तो काम नहीं है आपका। बदकिस्मती है जी कराची की कि वहाँ ये सारी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं और आज नहीं लड़ रही, बहुत पहले से लड़ रही है। मसला ये है कि सिंध पर हमेशा जब हुकूमत कायम होगी जमहूरी अंदाज की, तो पीपल्स पार्टी को होगा, यानी ना उसका वोट बैंक है। और आज से नहीं, भुट्टो साहब के जमाने से है, सहमति से है। पैराफरी पे उनकी 2 सीटें होती थी, पीरजादा की और अब्दुलस्तार गबोल की, एंड दैट्स ऑल। इस कराची में हम कभी रहे नहीं। अच्छा, उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, लेकिन इस वक्त 2 बातें हैं जो हमें समझ नहीं है कि जब कोई प्राइवेटाइजेशन के जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे के सारे नाकाम थे। तो को प्राइवेटाइज किया और कहा कि लाइनों पर, प्लान पर ये वो इन्वेस्टमेंट होगी, प्राइवेट सेक्टर की हो जाए, कुछ नहीं हुआ। यही के इलेक्ट्रिक का, जिसको पहले के कहते थे, मसला रहा है। कभी ये सूबे के कंट्रोल में इंडिपेंडेंट आ रहा था, पाकिस्तान में बात इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी की, बाकी तो बाद में आई। लेकिन होता क्या था, कभी मरकज इसका कंट्रोल होता था, कभी सूबे का होता था, फिर कभी दोनों लड़ते थे, कभी बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया जाता था। आखिर प्राइवेटाइजेशन के मरहले पे आया तो पहले तो कार्बन सऊदियों को हमने दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है यार, तो पाकिस्तानियों को कुछ लोगों ने आगे आके इसको कोई काम नहीं किया। उसके बाद ये कंपनी आई है राज, जिसका नाम अजाल, ठीक कह रहे हैं, वो
इंटरनेशनल चक्कर में फंसी हुई है, वो अपने उसके कोई बैंक में हो रही या क्या हो रहा है, कुछ उन मामलों में फंसी हुई है। शंघाई वाले लेना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले कहने पर मसला हल हो तो करें। अब बीच में हुकूमत कुछ कर नहीं पाती। हुकूमत क्यों नहीं कर पाती? हुकूमत पेट्रोलियम पे कुछ नहीं कर पाती, हुकूमत चावल पे कुछ नहीं कर पाती, चीनी पे कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं करती। उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि गवर्नेंस कैसे करनी है। इंडिपेंडेंट हजारे काम करते हैं, अगर वो शायद इनकी छोड़िए, ये नहीं कहता पीटीआई की गवर्नमेंट, हमारे यहाँ सेंट्रल पावर आए तो मुदाख बन गया। वो 10% बिजली देते थे, पैसे पूरे ले लेते थे। हर जगह हमने एक तरह की सूरत हाल को ऐसे ऐसे खराब किया हुआ है कि कुछ कराची के उन्होंने कहा कि देता नहीं फार, उन्होंने कहा ले लो, अच्छा ले लो, उन्होंने कहा सिस्टम में दाइश नहीं है कि वो इसको सहार सके। अब मुझे याद है कि आज से 15-20 साल पहले उन्होंने कहा कि हम इस बिजली हमने पूरी कर दी है। 3 साल पहले होता था जी पावर स्टेशन वोट कास्ट वाला, क्यों? वो फर्नस ऑयल पर चलता है, महंगा पड़ता है, वापदा से बिजली सस्ती पड़ती है, इसलिए कराची वालों को सस्ती मिलती थी। बाकी लोग चीखते थे कि जी हमारी बिजली जो है वो कंपनी जो है लेकर सस्ती बेचना चाहती है, लेकिन वो क्राइसिस आता था तो जो पोर्ट कासम थर्मल पावर स्टेशन 4 है शायद इनके, वो चलाते नहीं थे, तो सस्ती बिजली। कारोबारी लोग हो गए ना जी, उनको पब्लिक सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं होता था। अब भी यही सूरत हाल है कि इनका जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज्यादा ठीक कह रहे थे कि इनके कुंडे बहुत लगे हुए हैं, लेकिन उस पर तो इन्होंने काबू कुछ आया भी था, वैसे तो पा भी नहीं सकते कराची की जो सूरत हाल है। लेकिन असल प्रॉब्लम जो कराची का ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करने का किसी ने सोचा ही नहीं। बाकी सारे मुल्क में खराब है सिस्टम, कोई शक नहीं है। और बल्कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने जाते जाते ये भी कहा था कि हम बिजली पैदा करती है, लेकिन सिस्टम इतना तो था कि वो बिजली सहार सकता था, अब उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। मुझे डर है कि पूरे मुल्क में भी कहीं प्रॉब्लम पैदा ना हो। अब भी हो रहा है, हम सिस्टम को ठीक करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो फिर लेते हैं इतनी बिजली आ गई, उतनी बिजली आ गई, जाएगी ऐसी, उसका कोई तरीका होता है, कोई सिस्टम होता है, वो हमने ऐसी कैसी करके रखी है। मैं एक लंबा अर्सा कराची में रहा हूँ, बिल्कुल मुझे अंदाजा है कि जब वहाँ लोड शेडिंग होती है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम पैदा होता है। और इसी तौर पर इस प्रॉब्लम से नफसियाती प्रॉब्लम, तजारती प्रॉब्लम है, कराची की इंडस्ट्री की एस्टेसी हो जाती है। हमारा वो इंडस्ट्रियल हब है कराची, और उसकी एस्टेसी हो जाती है। बहरहाल ये ऐसी बात है कि इस पर सोचने आगे बढ़ने की जरूरत है, वरना समझिए कि मुल्क स्टैंड स्टिल पर है। वेरी ट्रू। आमिर जाज साहब, जैसे मुनीर नियाजी साहब का शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। यानी एक बुहरान से निकलती है हुकूमत, एक और बुहरान सामने खड़ा है। यानी गंदम का आटे का बुहरान ख़त्म हुआ तो चीनी का बुहरान, चीनी के बुहरान से निमटा तो फिर पेट्रोल का बुहरान, पेट्रोल के बुहरान से अब बाहर निकले तो अब ये बिजली का बुहरान। ये इमरान खान साहब ने तो हिमालय को सर करना था, तो हिमालय तो बहुत दूर रह गए। छोटे छोटे बोने किस्म के जो क्राइसिस हैं, इसका कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चरल हल निकालना पड़ेगा इमरान खान साहब को, वरना वो इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अमीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात ये है कि बहुत सारे जो मसाइल हैं वो खुद पैदा करता है, और उन मसाइल को आप जो है सही मैनेजमेंट के जरिए, मतलब अगर तेल बर वक्त इम्पोर्ट हो जाए, LNG बर वक्त इम्पोर्ट हो जाए, तो बहुत सारे जो मसले हैं वो हल हो सकते हैं, मिटिगेट हो सकते हैं, उनके असरात कम हो सकते हैं। लेकिन एक बात और हमें समझनी चाहिए कि जो हमारा एनर्जी सेक्टर है वो एक कहते हैं ना बहुत बड़ा एक अफरीद बन गया है, और उसका जो क्राइसिस है वो इमरान खान के दौर का पैदा करदा नहीं, वो हमें माजी से विरसे में मिला है कि जिसमें ज़ाहिर है कि गर्दिशी कर्जे हैं अरबों रुपए के, और वो चीज़ें किसी तरह से दुरुस्त नहीं हो रही, और उसके अंदर वो नुकसानात हमारे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने बिल्कुल शुरू में सही कहा था कि हमारे यहाँ बिजली पैदा करना मसला नहीं है, सरप्लस बिजली है, हमें नए पावर जनरेटर्स की जरूरत नहीं है, हमें एनर्जी मिक्स को सही करना है। अब फर्ज करें अगर सिंध ये कहता है, जैसे भी उन्होंने कहा एयर मार्शल साहब ने कि जी सिंध कह रहे हैं जी हमें मजीद जनरेटर लगाने, पावर जनरेटर, बिजली घर नए लगाने, जरूरत नहीं है आपको। हक्कों को आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं और आप उस प्लांट को चलने नहीं दे रहे हैं। प्लांट लगाने से बेहतर है कि तार बिछा के आप बिजली लेकर आ जाएं नेशनल ग्रिड से, कि जहां पर सरप्लस बिजली है। हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि हम कैपेसिटी पेमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं और वो बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही है, वो बिजली घर बंद पड़े हुए। तो आपको इन चीजों को भी देखना, और हुकूमत जो है बहुत सारे मसलों पे जो शंघाई का जैसे मसला ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, कि खौफजदा है लोग फैसला करने से, वो ओनरशिप नहीं ले रहे। क्योंकि मसला ये कि अगर अबराज जो है वो जाती है छोड़कर,
तो उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज है ऑटोमेटिकली वो तो शंघाई को ट्रांसफर हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद जो है 4 बरस से ये मसला अटका हुआ है। अगर जाहिर है कि हमें समझना चाहिए कि अगर एक पार्टी निकलना चाह रही तो इन्वेस्टमेंट मजीद नहीं करेगी, आपको नई कंपनी का इंतजार करना पड़ेगा या तो हुकूमत अपने हाथ में ले ले। और हमने देखा जब हुकूमत चला रही थी कि इलेक्ट्रिक को, तो सिवाय करप्शन के जो उसमें फला पोलिटिकल पार्टी के इतने 100 लोग जो है हो गए, दूसरी पोलिटिकल पार्टी के, जो पोलिटिकल पार्टी कराची में मसल रखती है उसकी यूनियन भी मजबूत थी वहां पर और उसके लोग भी जो थे ओवर स्टाफिंग थी। या तो उस रास्ते पे चले जाए कि जिसने स्टील मिल को बर्बाद कर दिया, जिसने पीआईए को बर्बाद कर दिया, या फिर निजी कार्य जो आपने प्राइवेटाइज किया उस चीज को जो है आपको एफिशिएंट बनाना होगा। उसके रेगुलेटर्स जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करें, वो हमारे यहाँ हो नहीं रहा है। तो इमरान खान साहब को 2 सतह पे लड़ाई लड़नी है। एक तो ये कि जी फौरी जो छोटे छोटे मसले खुद करता है उसको मैनेज करना है, तो जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है जो कि माजी से विरसे में मिले और वो कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़े पेचीदा मसाइल है, उनको भी हल करना है। तो उसमें हमें वो जो जंगी बुनियादों पर इक़दाम होने चाहिए मीर अब्बास साहब, वो हमें होते हुए नजर नहीं आ रहे। और हमें ये लग रहा है कि वो लोग बैठे हुए हैं उन जगहों पर कि जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उनको गालिबन वहां पे नहीं होना चाहिए था, और उसकी जगह जो है वो ज्यादा बेहतर आपको इमरान साहब को टीम जो है अपनी मुतमिन करनी चाहिए। जी राइट, ये जो जंगी बुनियादों पे बात की है शहजाद चौधरी साहब, आमिर साहब ने, यानी इमरान खान साहब को लोग एक क्रूसेडर के तौर पे देख रहे थे कि आएंगे और बस हर तरफ से वो जो है वो तलवार चला रहे होंगे माफियाज को और चीज़ें बहुत जल्दी रैपिडली तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन ये छोटे छोटे क्राइसिस जो हैं, ये जो डे टू डे क्राइसिस हैं, ये इमरान खान साहब तेज़ भागना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्राइसिस जो हैं ये उनके पाँव की बेड़ियाँ बनते जा रहे हैं। तो ये कैसे, जो हाई अचीवर होना था इमरान खान ने, वो कैसे हो पाएंगे फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि वो क्रूसेडर थे, क्रूसेडर बन सकते हैं। उन्होंने अपना जो एक ज़ाहिरी उन्होंने अपना जो एक इम्प्रेशन दिया वो क्रूसेडर का दिया, लेकिन असल में वो मोटिवेटर थे या मोटिवेटर है। यानी ऐसे लोगों को किसी तरीके से ऐसी सोच के बारे में मोटिवेट करना। देखिए, जो मोटिवेटर होता है वो मुआशरों की तश्कील करता है, वो मुआशरों को तब्दील कर देता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मोटिवेटर था, उसने पैराडाइम बदल दिया सियासत का। सियासत जिस किस्म की उससे पहले होती थी उसने उसका नक्शा बदल के रख दिया, उसने मईशत का नक्शा बदल के रख दिया। ये दूसरी बात है कि वो फेलिंग मॉडल था जो उनका मईशत का नक्शा था, लेकिन सियासत बदली और मईशत बदली, मोटिवेटर ने काम किया और फिर वो ज़ाहिर ड्राइव के साथ उसने वो काम करवाया। अब इस शख्स में ड्राइव भी थी, लेकिन ये बन गए बहुत ही, जिस तरीके से कहते हैं ना कि इनके वो उस पिच पे चले गए खेलने जो पे और लोगों की पिच थी। ये इनकी पिच थी ही नहीं जहाँ पे, ना इनके साथ ऐसे प्लेयर थे जिनका ये काम था जुजियात के अंदर। मिसाल के तौर पे पावर प्लांट्स है, ऑयल है, फलाना, ये इस किस्म के एक्सपर्ट्स, इस किस्म के लोग चाहिए। जैसा आमिर बात कर रहे थे कि आपने ऐसे लोगों को लगा दिया जिनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अगर इस तरह के लोगों के साथ आप बैठ के काम करेंगे, दूसरी बात फिर बड़ी एक कमजोरी आती है। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन शहजाद, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप बड़ी जबरदस्त बात करें, लेकिन आपने कहा कि ऐसे लोगों को लगा दिया जिनका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप ये बात कर रहे हैं, आमिर साहब ने ये बात की, मुसलसल 2 साल से ये बात हो रही है। क्या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिसे कहते हैं सुनी अनसुनी कर रहे हैं, ही इज पेइंग नो हीट नो अटेंशन, के लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं एग्जैक्टली इसी को फॉलो अप करना चाह रहा था, इसी चीज़ को। तो वजह क्या है कि इमरान खान साहब का एक जो है ना एड्यूलेशन, यानी वो एक ग्रुप है जो कि उनको बड़ी जल्दी, एक तो मेरा ख्याल है कानों के थोड़े कच्चे हैं, और दूसरा ये कि बहुत जल्दी उनको ये यकीन दिला दिया जाता है कि यू आर अ डेमी गॉड। अच्छा, और आप चाहे दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हैं, आप बहुत काबिल आदमी हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जब एड्यूलेशन के अंदर जब ये बातें आती हैं, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर तो आप देखिए, वो हमारे ऐसे ऐसे वज़ीर आज़म थे कि वो महीना वज़ीर आज़म रहे, तो उसके बाद वो जो पास के लोग होते हैं वो ऐसा कर देते हैं कि वो यकीनन अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर देते हैं। देखो, चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि अब अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझना शुरू हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एड्यूलेशन बहुत ख़राब भी करती है इंसान को, और फिर वो जो सारा कुछ ब्लाइंड कर देती है रियलिटीज़ के साथ। मेरा ख्याल है उन दोस्तों से हट के ही हैज़ टू अंडरस्टैंड टुडे, आज इस जगह खड़े हैं वो दोस्त जिन्होंने मुझे अभी तक कुछ करने नहीं दिया, वो दोस्त जो मेरे इर्द गिर्द तो होते हैं लेकिन मुझे असल में सच बात नहीं पहुंचने देते, और मैं पूछ नहीं पाता, चाहे वो लिहाज रखते हो जिस तरीके से करते हो। अच्छा, मैंने उमर अयूब से ये नहीं पूछना कि तुमने 2 साल में फेल क्यों हुए तुम पावर सिस्टम को ठीक करने के लिए, ये एनर्जी का निज़ाम क्यों हम सही नहीं कर पाए। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो कि पूछनी पड़ती हैं। लीडर हैज़ टू बी रूथलेस। आप जब कप्तान थे टीम के, आप रूथलेस थे, आप कहते थे यू आर आउट एंड यू आर इन,
लेकिन फिर मंसूर अख्तर को भी साथ मिला के चलाया और चलाते ही रहे उसके। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इमरान खान साहब के। आई थिंक ही नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दिस। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस आपने दिया। ब्रेक के बाद सजाद मीर साहब से बात करेंगे। -1 का फार्मूला, और शेख रशीद साहब ने कहा कि -1 नहीं होगा, अगर माइनस हुआ तो फिर -3 होगा। तो -3 से मुराद उनकी 3 पार्टीज़ हैं या -3 से मुराद उनकी और कुछ 3 शख्सियात हैं? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। दिखाएं शेख रशीद साहब ने -1 फार्मूले से मुतल्लिक क्या कहा। -1 देखें, ना हम आखिरी चॉइस हैं ना हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। जी सजाद मीर साहब, -3 का मतलब पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN तीनों का माइनस होना है? देखिए तीनों को तो माइनस आप कर नहीं सकते, उसकी फॉलोइंग मौजूद है। आप लीडर्स तो कह रहे हैं जैसे पीपल्स पार्टी एक्सेप्टेबल है अगर जरदारी ना हो, और जैसे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट था जैसे कहते थे MPM एक्सेप्टेबल है अगर अल्ताफ हुसैन ना हो। अच्छा कर लिया आपने। अल्ताफ हुसैन तो ऐसे चक्रों में फंस गए कि वो हमारी मुल्क की सियासत नहीं करता, वो हमारी टीवी पे नहीं आता, उससे बात नहीं की जा सकती, बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। लेकिन क्या इस पूरे प्रोसेस के असर के तौर पर वो असरार खत्म हो गए जो अल्ताफ हुसैन ने पैदा किए थे? दहशतगर्दी को छोड़ दीजिए, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो जो एक नजरिया एक पॉलन की, वो तो उन्हीं लोगों के पास, उसका नाम MPM पाकिस्तान रख दिया। फिर कहा गया कि नवाज शरीफ माइनस कर दिया हमने। अच्छा, नवाज शरीफ तो अभी तक माइनस नहीं हो रहा है इनसे, हत्ता कि अगर शहबाज शरीफ को आगे लाते हैं और कहते हैं कि नवाज शरीफ को हटा दो, शहबाज शरीफ आ जाते हैं, वो माइनस नहीं हो पाता। अब ज्यादा से ज्यादा उस माइनस का मतलब ये होगा कि आप भेज दें मरियम नवाज को भी मुल्क से बाहर, और दोनों को मुल्क से बाहर भेजने के बाद सोचें कि चलिए ये किस्सा तमाम हुआ, पाक हुआ, अब हम सियासत करते हैं। तो भाई बात ये होती है कि जब लोगों को आप बाहर भेजते हैं, नवाज शरीफ भी बाहर गए थे, 7 साल बाहर रहे, और बाहर रहने के बाद लोगों ने पाकिस्तान में यही कहा कि भाग गए, अवाम को छोड़ के चले गए, यही कहा कि बादशाहों की गोद में जाके बैठ गए, और बहुत सी बातें हुई। हुआ क्या? वापस आए तो वही के वही मौजूद। अच्छा मीर साहब कदाकरामी की माजरत, आपने कहा कि नवाज शरीफ बाहर गया लेकिन वापस आए तो फिर नवाज शरीफ का रिवाइवल हो गया, लेकिन आपको याद होगा जब नवाज शरीफ बाहर चले गए थे तो 7 साल तक पर यहाँ पे को बहुत ज्यादा नवाज शरीफ साहब की पार्टी मौजूद थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बगैर पार्टी सर्वाइव कर रही थी। वो तो मुशर्रफ साहब की कमजोरी का ज्यादा किरदार था नवाज शरीफ साहब के उभरने का। नहीं, ये बात मुशर्रफ की कमजोरी से ज्यादा जब पार्टियां होती हैं तो वो एग्जिस्ट करती हैं, और पार्टियां फिर होती हैं जो उनके पीछे कोई नजरिया हो। अब मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान को आप हटा देते हैं तो उस पार्टी में कोई बंदा नहीं है जो क़यादत कर सके। ये एक मसनूई प्रोसेस होगा जो आप करना चाहते हैं। आपसे मुराद हम तो करना चाहते हैं, कह दीजिएगा, खाम खा के इसको और पत्र में दिया जाए। वो प्रोसेस जो हम करना चाहते हैं उसके नतीजे के तौर पर अगर आप ही लेकिन मीर साहब ये आप ही करते हैं, हम तो नहीं कर सकते। चलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कर भी लें आप तो क्या इसके नतीजे के तौर पर सियासत में वो असरात जो इमरान ने पैदा किए वो खत्म हो जाएंगे? वो मसला नहीं है। मसला इस वक्त गवर्नेंस का है, इस वक्त पार्टियों के नजरिए का है। नजरियों का फर्क है तीनों पार्टियों से, मुझे बताया जाए। वो लेफ्ट का भी सेंटर है, राइट का भी सेंटर है, ये कहाँ है मुझे कुछ खास तौर पर पता नहीं है। असल में मुल्क के अंदर जो सियासत में गड़बड़ हो चुकी है, और सियासत में सबसे बड़ी गड़बड़ हो चुकी ये है कि लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आने के लिए पार्टियां बदलते हैं, पार्टियों के साथ रहते हैं, पार्टियों के साथ खड़े रहते हैं। अपनी बहुत से लोग हैं जो हो सकता है बहुत नाराज हो नवाज शरीफ से, लेकिन इसकी साथ में उनका ख्याल है कि उनका बयान ये चल रहा है, वो शहबाज के साथ जाना चाहते हो, लेकिन शहबाज का इसलिए जा पा रहे कि वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, उसको कह रहे कुछ नहीं मिलेगा। शेख रशीद ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इमरान को हटाते हैं तो फिर ये हटाने वाले भी या जो भी ये प्लान करेंगे वो सोच लेंगे कि इस मुल्क की सियासत में ना जरदारी होंगे ना नवाज शरीफ होंगे। शेख रशीद का अपना मसला है, उनका मसला ये है कि वो कहते हैं कि इमरान भी तो उनकी सियासत कहाँ, उनकी सियासत तो कहीं है नहीं। वो कहते हैं कि फिर भाई फिर दो बाकी वो भी जाएंगे, यानी कि डरा रहे हैं कि तुम समझते हो कि इमरान चला जाएगा, हमारे सर पर जिसका साया है तो बाकी कोई बाकी रहेगा। ये छोटी तरह की पॉलिटिक्स है जो सारे हम कर रहे हैं, सारी पार्टियां जो है कर रही हैं। अब जरदारी ने कह दिया
जब उससे पूछा गया उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है उस जमाने में कि अभी तो बिलावल की उम्र जो है 29 साल है, मेरे पास 6 साल पड़े हुए हैं, यानी कि वो कहता है कि मैं नहीं हूँगा, मेरा बेटा होगा, बिल्कुल उसे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये है कि लेकिन नवाज शरीफ का मसला ये है कि वो अगर चाहता होगा तो ये नहीं चाहता कि उसका भाई हो, अगर वो नहीं है तो उसकी बेटी हो। अब इमरान के पास ऑप्शन भी नहीं है। ये जो बुरी बात गिनी जाती है ना कि फैमिली लेगेसी आप देख चल पड़ते आए करते हैं, लेकिन कभी कभी ये फंसा भी देती है। इमरान हैज नो ऑप्शन, अगर इमरान नहीं है तो कौन है? क्या महमूद कुरैशी है? अच्छा, ये बड़े आप दिलचस्प नुक्ते पे आप बात को लेकर आ गए कि इमरान अगर नहीं है खुदा न खासा तो फिर कौन है? शाह महमूद कुरैशी है, कौन है? आमिर जाद साहब देखिए, इमरान खान तहरीक इंसाफ के न्यूक्लियस का नाम है। इमरान खान एक ऐसा, जो तहरीक इंसाफ है वो दरअसल इमरान खान के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह, अगर आप इमरान को निकाल दें तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो टूट फूट शुरू हो जाएगी। यानी कोई और ऐसा शख्स नहीं हमें नजर आता कि जिस एक नुक्ते पे सारी पार्टी इकट्ठी हो जाए, जैसे आज वो इमरान के नाम पर इकट्ठी है। कोई होगा ऐसा कोई? नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उस तरह की एक क्लासिकल अंदाज में आप इसको सियासी जमात नहीं डिफाइन कर सकते, इसको एक बहुत बड़ा फैन क्लब कह सकते हैं इमरान खान साहब का, कि जिसकी जो मकबूलियत है वो सिंध में भी है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी और KP में भी है। तो हर जगह इमरान खान साहब के चाहने वाले, क्योंकि उनकी जो अपनी जाती मकबूलियत है वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मैं समझता हूँ अभी किसी भी और उनके मुकाबले के सियासतदान से तौर पे ज्यादा है, अगर हम उस तरह से मुआवजा करें। लेकिन आपने जो बहस हमने जो शुरू की है कि जी -1 का जो बात शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा क्यास आराइयों का बहुत ज्यादा जोर है। देखिए, बात कहाँ से शुरू हुई थी अमीर अब्बास साहब? बात शुरू हुई थी कि इमरान खान साहब ने जब कौमी असम्बली में तकरीर की, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा एक कहते हैं वाइड स्प्रेड तकरीर थी, बहुत ज्यादा उन्होंने इशूज को अहाता किया था, और उसमें उन्होंने एक जुमला कहा कि अगर मैं नहीं भी हुआ तब भी एहतसाब हो रहा होगा। अच्छा, उसको लोगों ने ये कहा कि जी वो खुद -1 की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको मैं अगर मतलब ये कहते हैं ना कि आप डिपेंड करते हैं कि विच साइड ऑफ द फेंस यू आर स्टैंडिंग, तो जाहिर है कि हमारा मीडिया का किरदार ये होता है कि उम्मन हुकूमत मुखालिफ एक पोजीशन लेता है, दूसरी तरह बहुत ही वोकल हिस्ब इख्तिलाफ है, वो भी बहुत उसने उस जुमले को पकड़ लिया। तो मेरे ख्याल में हमने बहुत ज्यादा जोर दे दिया है गैर अहम चीज के ऊपर, क्योंकि अगर आप मारूदी हालात देखें, मैं नहीं समझता कि भी हमारी सियासत नहज पर आई है कि जहाँ पर आप ये समझे कि बहुत ज्यादा गलतियां हो रही होंगी, बहुत ज्यादा कमजोरियों का मुजाहरा हो रहा होगा, तनकीद अपनी जगह बिल्कुल बजा, लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि रूबिकॉन आपने क्रॉस नहीं किया कि जिसकी बुनियाद पर आप समझे कि कोई तब्दीली की, कोई कहते हैं ना बात संजीदगी के साथ चलने लगे। मुझे नजर नहीं आता, मैं समझता हूँ कि देखें, मुझे पीपल्स पार्टी का दौर याद है 2008 से 2013 का, इससे कहीं ज्यादा प्यारियां हुआ करती थी, मगर पीपल्स पार्टी ने अपने 5 बरस मुकम्मल किए। नवाज शरीफ साहब का जिस तरह से खटपट चल रही थी, उसमें भी बहुत बड़ा एक सवाल था कि नून लीग अभी है अभी नहीं है, ये वाली बातें हो रही थी, लेकिन मुकम्मल की। तो 2002 से देखें, ये हमारी चौथी पार्लियामेंट है, और मैं समझता हूँ कि ये भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ऐसा अच्छा, कोई मुद्दत के खिलाफ तो कोई बात, ऑपोजिशन मुद्दत के खिलाफ तो बात ही नहीं कर रही है शहजाद साहब। ऑपोजिशन का शायद ये कहना है कि इमरान खान हट जाए और तरीके इंसाफ में से कोई और आके वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो क्या आपको लगता है शहजाद साहब कि इमरान खान सियासत से रिटायरमेंट भी, वो हयात भी हो, मौजूद भी हो, लेकिन उसको माइनस करके आप तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा और कैरिज्मेटिक, आज इमरान खान की गवर्नेंस नाकाम है या कामयाब है वो एक अलहदा बहस, लेकिन इमरान खान की कैरिज्मे को कोई रिप्लेस कर सकेगा तहरीक इंसाफ में इन नियर फ्यूचर? देखिए, आपने अपने खुद ही आपने बात की, आपने कहा कि अगर इमरान खान हट जाए तो फिर PTI नहीं रहती, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा आमिर साहब ने कि ये एक फैन क्लब है। मेरा ख्याल है ये एक अपना नज़रिया या फ़लसफ़ा ये पार्टी नहीं बना पाई, यानी इसके अंदर इतना पुल एंड पुश है कि जिस तरीके से कि इनको पिछले 3, 4, 5 साल में जब से एक इम्पोर्टेंस मिली और एक मोमेंटम मिला, उस मोमेंटम में एक इस्टेब्लिश, देखिए अब अगर ये कहा जाए कि हमारा एहतसाब हमारा फ़लसफ़ा है, अब एहतसाब तो एक लॉ की पोजीशन है, ये तो कानूनी नुक्ता है। आप किसी कानूनी नुक्ते को, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज को अपना फलसफा नहीं बना सकते। आप करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका फलसफा ऐसा होना चाहिए जो कि एक सियासी सोच और सियासी नजरिया लेके आए जिससे लोग अटैच हो सकें, वो ये कह सकें इस तरह की सोच रखने में हमारा फायदा होगा, इस तरह हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, माशरे की तश्कील होगी, हमारी सोसाइटी बेहतर सोसाइटी बनेगी, रियासत एक बेहतर रियासत बनेगी। जब आप ये इस तरह की सोच लेके नहीं आते और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप को एंकर करेंगे, हिंच करेंगे अपनी सियासत को, तो फिर बड़ी जल्दी उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी जो हमारी जो अपोजिशन है वो भी बड़ी सियानी है,
उसको भी पता है कि इमरान खान हट गया तो ये सब तितर बितर वैसे ही हो जाएंगे। अच्छा, ये याद रखें, जरदारी मौजूद थे, पार्टी मौजूद थी। अगर यूसुफ रजा गिलानी को हटा के आपने राजा परवेज अशरफ को भी ले आए तो राजा परवेज अशरफ भी चल गए वजीर आजम के तौर पे। तो फर्क नहीं पड़ता कि वजीर आजम को हटाया क्या, अगर आपका अम्ब्रेला ऊपर स्ट्रांग है। लेकिन अगर अम्ब्रेला ही हटा देंगे तो फिर हर चीज तितर बितर हो जाएगी। तो ऑपोजिशन को पता है कि वो हुआ तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। राइट, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पीएमएलएन का जो मौका, हमें दो तरह की सोच नजर आ रही है। एक ख्वाजा साद रफीक साहब ने जिसका इजहार किया और एक सोच का राना सनाउल्लाह साहब ने, वो जरा ब्रेक के बाद आपके सामने रखते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सबसे पहले दिखाएं राना सनाउल्लाह साहब -1 यानी तहरीक इंसाफ के -1 के बारे में क्या कह रहे हैं। इमरान खान जो है वो कौमी कंसेंसस के रास्ते में हायल है। अगर कोई ये सोच रहा है कि इसके माइनस होने से कौमी यकजहती पैदा हो सकती है और उस कौमी यकजहती के नतीजे में पाकिस्तान की भलाई हो सकती है, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज़ नहीं है। राना सनाउल्लाह, आपको याद रहे पीएमएलएन पंजाब के सदर हैं और इस वक्त एमएनए भी हैं। वो अनकंडीशनली समझते हैं कि अगर इमरान खान को माइनस करना भी पड़े तो किया जा सकता है। ख्वाजा साद रफीक साहब की क्या सोच है? ये तो इस मुल्क को माइनस करने के चक्कर में उससे बचना ज़रूरी है, उसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इमरान खान को गिराना तो फिर उसके बाद क्या करना है ये भी इस पर सोचना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बाद अगर वो चले जाते हैं तो क्या सूरत बनती है, क्या मुल्क में नए इलेक्शन होंगे, क्या कोई कौमी हुकूमत बनेगी? मुझे तो समझ नहीं आता ये माइनस वाली बात, -1, -2, -3। हम तो किसी सियासी जमात के तोड़े जाने के और उसके गुरोबंदी के कायल नहीं है। हमारी पार्टी को अगर कोई तोड़ता है तो हमें बुरा लगता है, तो अगर पीटीआई टूटती है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये ज़ाती राय है मेरी। राइट जी, सजाद मीर साहब, आपकी ज़ाती राय क्या है? ये मेरी ज़ाती राय, देखिए ज़ाती राय की बात नहीं, ये जो -1 का फार्मूला की बात की जा रही है, ये तो ठीक कह रहे हैं साद रफीक के, ये पार्टी तोड़ने का एक मंसूबा है। जैसे इन्होंने एमकेएम तोड़ना चाहा था, जैसे मुस्लिम लीग नून को तोड़ना चाहा था, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और नून और इमरान की पार्टी के बारे में तो ये 100% से ज्यादा ठीक है, क्योंकि उस पार्टी में स्वाय इमरान के कोई भी नहीं है। आप जिसको नंबर 2, 3, 4 गिनते हैं वो कुछ भी नहीं होता। यानी भुट्टो के जमाने में भी कभी लगता था कि शायद कोई नहीं है, लेकिन फिर लगता था जैसे पीर ज्यादा बड़ा ताकतवर हो गया। कभी लगता था जिस पर भुट्टो हाथ रखते थे वो ताकतवर होता था। इमरान की पार्टी से यही ताल्लुक है और यही उसकी सूरत हाल है। जहां तक राना साहब कह रहे हैं कि वो हटा के बाकी हम कंसेंसस पैदा कर सकते हैं, तो वो इस राय का इजहार है कि सारी पार्टियों की अगर तरीके इंसाफ से कोई चिड़ है, कोई गद है, कोई उनसे इख्तलाफ है, तो यही है कि इमरान खान के साथ है। इमरान खान का मजाज है, उनका मजाज है कि वो एक खास एरोगेंस के साथ बात कर रहे हैं। उनका मजाज है कि वो ये कहते हैं कि बस सबको करप्शन को दूर करूंगा, करप्शन दूर करने के नाम पर बकौल उनके इंतकाम की आग को जगा रहे हैं, जिससे डेमोक्रेसी आगे नहीं चल पाती। तो वो ये समझ, मसला कहने का ये है इस वक्त तहरीक इंसाफ, हुकूमत या वफाक का मतलब स्वाय इमरान खान से और कुछ नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान नहीं चला रहा हुकूमत को। हुकूमत कौन चला रहा है, ये पैगाम उनको दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस वक्त सूरत ये है कि मैं हमेशा इस बात का कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर हमने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ पूरी तहरीक चलाकर एक वोट बनाकर कोई अच्छा काम नहीं किया था कि हमारे सिस्टम में एक तरह की चैटी होती है। इस तरह हम कह तो आसानी से देते हैं कि हमारी जो जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वो मुल्क की जो है वो सबसे बड़ा एक खतरा पैदा करती है। लेकिन उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया भर में हर जगह एस्टेब्लिशमेंट ही एक ऐसी चीज होती है। अब ट्रंप है, ट्रंप अमेरिका को तैयार पहुंचा करके रख देता अगर उनकी एस्टेब्लिशमेंट मजबूत न होती। एस्टेब्लिशमेंट का दाम हमारे यहाँ सिर्फ फौज दिया जाता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कई कुव्वतों मजबूत हुआ करती है। हमारे यहाँ भी अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ना होती तो जिस तरह की गवर्नेंस है और जो तरह के अंदाज है और जिस तरह ब्यूरोक्रेसी बिहेव कर रही है, वो के तौर पर उसका यही अंजाम होता है कि वो मुल्क शायद ज्यादा नुकसान हो जाता। अब लोग ये समझते हैं कि अगर इमरान को रस्ते से हटा दिया जाए तो शायद उसके नतीजे के तौर पर गवर्नेंस कैसे बेहतर हो जाएगी। हमने हर पार्टी ने, हर एक ने एक ऐसा नक्शा बना रखा है
इक़्तिदार सियासतदानों के पास आकर उनके पास होता नहीं है। और इस वक्त तो ब्यूरोक्रेसी गोया नचा रही है, वो ऐसे ऐसे फैसले करवा रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती, जिसका कोई अंत नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये सारी बहसें जो हैं ये ऐसी असूली सी बहसें हैं, वरना इन डेप्थ इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको संजीदगी से लिया जाए। राइट। आमिर जाज साहब, सर PMLN की अगर हम बात करें तो इस वक्त अगरचे नवाज शरीफ साहब हयात हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो सियासत से माइनस हो चुके हुए हैं। वो कुछ अरसा उन्होंने जेल में गुजारा, अगर आज वो जेल में नहीं है तो वो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स से आउट हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं। इसी तरह से अगर आप पीपल्स पार्टी को देख लें तो जरदारी साहब अगरचे हयात हैं, मौजूद हैं, नेशनल असम्बली का मेंबर भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो सियासत में इस वक्त उस तरह से एक्टिव नहीं है। तो इसी किस्म का ही माइनस हो सकेगा ना इमरान खान भी, तो यानी बाकी पार्टीज में भी अगर लोग माइनस हुए तो वो पार्टी सर्वाइव कर गई, तहरीक इंसाफ सर्वाइव कर सकती है। अमीर, मैं ये अर्ज करूंगा कि आप देखेंगे कितने बड़े तनाज़े, कितने बड़े इल्जामात का शिकार थे नवाज शरीफ साहब। क्या इमरान खान साहब उस किस्म के इल्जामात के शिकार है? नहीं। उसी तरह जरदारी की साहब का जो देखें, उनके खिलाफ भी जिस तरह की कैंपेन चली थी, अभी इमरान खान उस स्टेज पे नहीं आए। तो मेरा अर्ज ये करना है कि इस वक्त जो ये बात -1 की हो रही है तो बहुत ज्यादा कबल वक्त है ये बात। मैं नहीं समझता कि, और अगर आप सारे वो कहते हैं ना मारूफी, आप हालात को देख लें कि उसके अंदर भी वो नहज आई कि जहाँ पर तब्दीली, यकीनन हिज़्ब खिलाफ की ख्वाहिश ये है कि हिज़्ब खिलाफ जो है वो इत्तेसाब की गलत या सही आँच महसूस कर रही है, और बेशक कि उसका नतीजा नहीं कर लो, नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं और जरदारी साहब जो है वो अपने घर में मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको आँच महसूस हो रही है। अच्छा, हमें एक और बात समझनी चाहिए कि इमरान खान साहब की जो शिकस्त होगी, इमरान खान साहब को किन लोगों ने वोट दिया, कौन लोग उनकी हिमायत करते रहे? वो लोग कि जो इन दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से बेजार थे, वो इनकी मिसमैनेजमेंट से, इनकी करप्शन से मुबैना जो भी इल्जाम लगते रहे, तो उन्होंने इमरान खान साहब को, उनकी जमात को बतौर मुतबादिल एक तीसरी कुव्वत के वोट दिया है। अच्छा, वो लोगों का ख्वाब है जो इमरान खान साहब ने खुद भी देखा और लोगों को दिखलाया है कि मैं तब्दीली लेकर आऊंगा। अब तब्दीली क्यों नहीं आ पा रही, वो एक बड़ी मजे की बहस और मेरे ख्याल में कभी करनी चाहिए कि वो क्या ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे। कुछ मौजूई यानी कि सब्जेक्टिव उनकी मुश्किलात हैं, जिसका हमने भी तज़किरा किया, कुछ ऑब्जेक्टिव मुश्किलात कि जनाब आप जब एक बहुत ही कहते हैं ना कम उसके महदूद मेजॉरिटी के साथ आते हैं, आपका जो है वो क्रूशियल पार्टनर्स के ऊपर जो है भरोसा होता है, तो आप उस तरह के फैसले नहीं कर सकते जो आप करने चाहते हैं। तो वो भी किनके साथ इशू है? वो भी इशू है कि आप उसमें इक़्तिदार में आने के लिए आपने इलेक्टेबल्स का सहारा लिया, उसी अशराफिया का सहारा लिया जो तकरीबन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में है, जिनका क्लास करेक्टर अगर मैं बात करूं तो PTI का, पीपल्स पार्टी का, PMLN का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर फर्क इन तीनों जमातों में सिर्फ एक लीडरशिप का है कि इमरान जो है वो अभी भी मैं समझता हूँ कि वो हेड एंड शोल्डर अबव इन टर्म्स ऑफ अपनी जो उनकी साख है और उनकी जो लोग समझते हैं कि जी वो एक नेक नियति से काम करें, ईमानदारी, जाती तौर पे ईमानदार है, वो मेरे ख्याल में अभी तक उनका जो अकाउंट एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। अभी भी लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि गो के वो बहुत परेशान है कि जी सही फैसले नहीं हो रहे, टीम इमरान की परफॉर्म नहीं करी। अब इमरान के पास ये कि पहले 2 बरस गुजर गए, बाकी 3 बरस में क्या वो इनिंग्स के दरमियान अपनी इनिंग्स को संभाल पाएंगे या नहीं? शहजाद चौधरी साहब, 2 साल गुजर गए, ये तो हमें मालूम है कि 5 साल का डेमोक्रेटिक टेन्योर है। इमरान खान कोई मोहम्मद बिन सलमान तो है नहीं कि वो जब तक जिंदा रहेंगे वो बादशाह रहेंगे या वली अहद रहेंगे। 5 साल का टेन्योर है, 2 साल गुजर गए, 3 साल रह गए, और आखिरी साल तो आपको मालूम है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वैसे ही सियासी मार धाड़ का साल होता है, उसमें तो प्रैक्टिकली काम बहुत कम होता है। तो अगर वो अपनी गवर्नेंस से अपने वोट बैंक को इंटैक्ट कर लें तो फिर तो कोई भी उनको माइनस नहीं कर सकेगा। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि माइनस करने की बात क्यों हो रही है लोगों का, जिस या राना सना साहब ये बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बात कर रहे हैं कि उनको पता है कि कहीं ना कहीं पे ये बात ज़रूर है कि इस वक्त हमारे मुल्क में कुछ कंसेंसस होना चाहिए, सियासी कंसेंसस, कि मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है। ये आगे लेके चलने की बात है। अब हर कोई उस कंसेंसस को एक मुख्तलिफ नज़र से देखता है। अब जो ये सोच रहे हैं लोग, सदर हल्के कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, देखिए अगर वो इमरान खान नहीं तो और फिर किसके पास जाएंगे? या इमरान खान साहब खुद वापस नहीं आते, उसी अतार के पास जाएंगे जिससे दवाई आज तक लेते रहे। ये उनका सबसे बड़ा मखमसा है। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज मूव ऑन कर चुकी हैं और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो आपको मूव ऑन होती नजर आएगी। उसका इजहार साद रफीक ने किया, जब साद रफीक ने कहा कि हमें तो असल में वो ये कह रहे थे कि अभी तक तो PMLN तैयार ही नहीं है किसी ऐसी चीज़ के लिए, जब तक हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं आती हम आगे बढ़ नहीं सकते।
मुझे पता होना चाहिए कि मेरा लीडर कौन है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, कौन है, मैंने किसके साथ मिलके इलेक्शन लड़ने अपनी सियासत करनी है। तो मेरा ख्याल है कि आपको हर पार्टी के अंदर, पीपल्स पार्टी बड़ी हद तक इस ब्रिज को क्रॉस कर चुकी है। पीटीआई को अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, अपनी पार्टी को कायम रखने के लिए, जो कि सिर्फ इमरान खान के साथ कायम रहेगी, अगर इमरान खान के पास 3 साल हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर ले। इस वक्त तमाम पार्टियां फंसी बैठी हैं और इस हालत में नहीं है कि एक सियासी अमल को अपने तौर पर अपने फ़ायदे में देख सकें कि कैसे तब्दीली उनके लिए बेहतर हो सकती है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। हमारे प्रोग्राम की एक अफसोसनाक पर आई जो आपने देखी भी होगी टिकर्स में, डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान से रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली रहे, उनका इंतकाल हो गया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जिंदा दिल और बहुत ही मिलनसार शख्सियत थे डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मुंतखब होकर आए कलात बलूचिस्तान से, और दुरानी साहब स्टेट मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ में रहे, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का हिस्सा रहे, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहे, डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा रहे, और इसके अलावा बहुत सारी तंजीमों के साथ वाबस्ता रहे, एजुकेशन के शोबे के साथ वाबस्ता रहे, टीचिंग के साथ वाबस्ता रहे। बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत थे और अब वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।